ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्यतनस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा में प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। तो जो किसी भी भाषा में शब्द बनते हैं वो उपसर्गों से बनते हैं, प्रत्ययों से बनते हैं और सामासिक होते हैं। तो उपसर्ग तो वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी धातु या शब्द से पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी धातु या शब्द के बाद में जुड़ते हैं। एक ये नया शब्द बना देते हैं किसी भी धातु या शब्द के पीछे जुड़कर। तो संस्कृत भाषा में जो प्रत्यय पढ़ते हैं वो हम तीन प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय, दूसरे तद्धित प्रत्यय और तीसरे स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के बाद जुड़े। जैसे दौड़ना एक क्रिया है, धातु है, क्रिया है, तो क्रिया के बाद में जो प्रत्यय जुड़ेगा, दौड़कर, दौड़ना, पढ़ना भी क्रिया है, पढ़कर, ये कृत प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय में जो संज्ञा शब्दों के बाद आए, विशेषण के बाद आए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो क्रिया के बाद आए वो कृत, और तद्धित जो यानी संज्ञा, जैसे गुणवान, गुण एक संज्ञा शब्द है वान, तो ये तद्धित प्रत्यय हुआ। और इन दोनों को जो स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दे वो होते हैं स्त्री प्रत्यय। तो हमारे पाठ्यक्रम में कृत प्रत्यय के केवल तीन प्रत्यय हैं, कत्वा, तुमुन और ल्यप। तो हमारा जो पहला प्रत्यय है कत्वा, इसमें आधा क, आधा त और वा, लेकिन हमें बोलते समय क की ध्वनि बिल्कुल कम सुनाई देनी चाहिए। क्या होगा? त्वा। क तो जीभ टकराए ऊपर, त्वा, क बिल्कुल कम, और त्वा, आधा क, आधा त और वा, त्वा। और अब हम क्या करेंगे, इसको जब जोड़ते हैं किसी भी धातु से तो इसका सिर्फ त्वा से बच जाता है, ये क खत्म हो जाता है, त्वा बचेगा। और इसका हिंदी में अर्थ होता है कर, और ये भूतकाल की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है? जब दो वाक्य होते हैं उनका हम एक वाक्य बनाते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, दो वाक्य हैं। तो बच्चा विद्यालय में जाकर पढ़ता है, ये कौन सी क्रिया के साथ है? जो पहले क्रिया हमने खत्म करनी है। जैसे पहले विद्यालय में जाना है तो ये जाना इसके साथ आएगा, जाकर, गत्वा। ठीक है। जैसे वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, दो वाक्य हैं, वह पानी पीता है, वह खाना खाता है। हमने अब एक वाक्य बनाना है, तो इसमें जो दो हमने जो क्रिया पहले खत्म करनी है, मान लिया पहले पानी पीना है तो ये पीना क्रिया के साथ आ जाएगा, वह पानी पीकर खाना खाता है। अगर हमने पहले खाना खाना है बाद में पानी पीना है, खत्म पहले खाने वाली क्रिया करनी है तो ये खाने के साथ हो जाएगा, वह खाना खाकर पानी पीता है, तो खादित्वा। अगर पीना पहले खत्म करना तो पीत्वा। ठीक। तो आप अर्थ में अर्थ आपको समझ आएगा। दो वाक्यों का एक वाक्य बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और जो क्रिया पहले खत्म करनी है उसमें, और हिंदी में कर आएगा इसके अर्थ में। फिर क्या है, आपके जो पाठ्यक्रम में है, आपकी जो परीक्षा होगी, परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे? प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाइए और प्रत्यय को अलग करके, यानी इस प्रकार पूछे जाएंगे। मान लिया हसित्वा शब्द दे दिया, कहा कि इसको प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर लिखिए, तो आपने ये जोड़कर हो गया, और अलग करके लिखना ये हो गया। हस धातु इसमें और कत्वा प्रत्यय है, तो शब्द बन गया हसित्वा। अब आपको ये ये प्रश्न हुआ होगा कि ये त्वा तो शेष बच गया प्रत्यय का, ठीक है, और हस इसमें धातु, ई कहां पे आ गया? ये ई का नियम होता है, देखो सेठ धातु में, सेठ क्या है? यानी इट सहित ई बीच में आएगा। किन क्या आएगा? जिन धातुओं के आप ध्यान रखना, लट लकार और लिट लकार एक समान चलते हुए होते हैं सेठ धातु में। जैसे मान लिया पठती, पठता है, पठंती, तो इसका लिट भी ऐसे ही चलता है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो लट और लिट एक जैसे चलते हैं, बीच में सिर्फ श आ गया, तो ये होंगी सेठ धातुएं, जिनके लट लकार और लिट लकार एक जैसे चलते हैं। और जिनके लट और लिट लकार एक जैसे नहीं चलते वो होंगी कौन सी?
अनिट धातु, उनके बीच में ई नहीं आएगा। जैसे मान लिया आपकी क्री धातु है, आपकी ये धातु है तो शेप है, इनके लट और लिट एक जैसे चलते हैं। क्री का लट में तो करोति और लिट में करिष्यति अलग हो गया, इसमें ददाती और लिट में दास्यति, ठीक है। ऐसे दृष्ट का भी अलग होता है, इसका पश्यति और लिट में द्रक्षति, त्यजति त्यक्षति। गम का भी गच्छति होता है और लिट में गमिष्यति। यदि इसका समझना आप, गम में गच्छति है लट लकार में, यदि लिट में गच्छिष्यति होता तो हम इसको सेट कहते हैं। इस धातु में ई की गच्छति गच्छिष्यति एक तरह चला, लेकिन उसमें गच्छति और उसमें गमिष्यति चलेगा, तो ये शेप नहीं है। तो अब और क्या होगा ये भी ध्यान रखना आपको, कत्वा तुमुन और ल्यप ये तीनों ही प्रत्यय जिस भी धातु के बाद जुड़ जाएंगे तो अव्यय शब्द बन जाएगा। वह आपकी परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश होते हैं, उनमें पूछा जाता है अव्यय शब्द छांट कर लिखिए। तो आपको कोई भी कत्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय का शब्द मिल जाए तो आप उसको अव्यय लिख सकते हैं कि ये अव्यय शब्द है। अव्यय यानी उसका ना उसका लिंग में बदलेगा, वो रूप वचन धातु कुछ नहीं, सब में वो एक जैसा ही रहेगा। जैसे पठित्वा ये पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में एक वचन बहुवचन हर जगह एक जैसा ही रहेगा, तो ये अव्यय बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखना आपको परीक्षा में इस प्रकार पूछे जाएंगे, ये तो है जोड़ने के बाद और ये है अलग करने के बाद। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर लिखिए और प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखिए, प्रकृति प्रत्यय को आप, ठीक है, धातु के साथ। अब हस्त धातु में कत्वा जोड़ दिया हसित्वा, चल में कत्वा चलित्वा, पठ में कत्वा पठित्वा, अर्थ क्या गया हंसकर चलकर पढ़कर। खेल में कत्वा खेलित्वा, वद में अब हाँ वद धातु में क्या है संप्रसारण हो जाता है उदित्वा, यानी ऊ को वह होता है और ई को ई आगे तो यह होता है, तो वह को ऊ बन गया उदित्वा। आपने गण संधि के नियम पढ़े होंगे, वहां पर देखना ऊ के स्थान पे वह होता है या आगे पढ़ेंगे आप, तब आपको ये समझ आ जाएगा। क्री धातु ये तो थी अब तक शेप, इनके बीच में ई आएगा, सबके बीच में त्वा शेष बचेगा और सबके बीच में ई जोड़ते जाएंगे। वद यानी बोलना होता है, क्री कृत्वा, क्री धातु में ये अनिट धातु है, इनके बीच में ई नहीं आएगा, कृत्वा करके कर कर। दा में मतलब देना, दत्वा देकर, कै खत्म हो जाएगा त्वा शेष बचेगा, त्यज तत्वा त्यक्त्वा, दृश में तत्वा दृष्टवा, ये श हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये भी एक विसर्ग संधि का नियम है कि क्योंकि ट और ठ इसका मूर्धा स्थान होता है, ये भी मूर्धन्य श है, तो ये श इस प्रकार हो जाएगा दृष्टवा। गम कत्वा गत्वा, इसका नियम यह है, इसका मैं जिस भी धातु के अंत में आता है उसका मैं खत्म हो जाता है। जैसे गम का मैं खत्म हो गया गत्वा, नम धातु यदि नम में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नत्वा, तो मैं अंत वाली धातु में जब कत्वा करके जोड़ेंगे तो उसका मैं खत्म कर देना है। तो आप ये जो पाठ्यक्रम है पुस्तक है उसमें उदाहरण दिए गए हैं, ये सभी उदाहरण आपको बता दिए गए हैं। तो आपका ये कत्वा प्रत्यय हो गया। इसके बाद हम अब अगला प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो अगला प्रत्यय है ल्यप, ठीक है। हमने ल्यप को तुम से पहले इसलिए कर दिया क्योंकि देखो कत्वा और ल्यप ये दोनों एक ही अर्थ में होते हैं और एक ही काल में। जैसे किस अर्थ में कत्वा हमने पढ़ा, वो क्या था कर अर्थ में था, कर, तो ये ल्यप भी किस अर्थ में है कर अर्थ में ही होगा। और इसका जो शेष बचेगा उसमें जैसे त्वा शेष बचा तो इसमें लय खत्म हो जाएगा, उसमें कह हुआ था और पै भी खत्म हो जाएगा, तो शेष बच रहा है क्या य। प्यारे बच्चों हम ये आप क्या करेंगे पहले दिन में एक कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ल्यप और एक दिन में आप क्या पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। ये आपको इसलिए क्योंकि आपका अब 2 दिन का अवकाश है, इसके बाद 2 दिन के बाद यानी कालांश आएगा, तो एक दिन हम कत्वा, अगले दिन ल्यप, अगले दिन तुमुन पढ़ेंगे। तो आपका यह शेष बचा इसमें।
उसमें भी संशय नहीं रहेगा, क्योंकि आप तीनों एक ही दिन पढ़ोगे तो हो सकता है आपकी बुद्धि में ऐसे संशय हो सकता है, ये इसमें ऐसे आया, इसमें ऐसे आया, तो एक दिन एक प्रत्यय हम क्लियर करेंगे और उससे स्पष्ट रहेगा हमारा। इसका शेष बच गया यह और कर अर्थ। अब जो मुख्य अंतर वो ध्यान से सुनना, जो कत्वा और ल्यप में अंतर है, क्योंकि ये एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, कर अर्थ में, और दोनों भूतकाल में होते हैं। लेकिन हमने पहचान ये रखनी है कि जिस भी धातु के आगे उपसर्ग आ गया उसमें ही ल्यप आएगा, बिना उपसर्ग के ल्यप प्रत्यय नहीं होगा। आप जिन धातुओं में भी ल्यप प्रत्यय होगा उन सब के आगे आपको उपसर्ग मिलेगा, और उपसर्ग यदि आगे आ गया तो कभी भी सोच लेना फिर कत्वा नहीं आएगा। ल्यप में तो हमेशा उपसर्ग आएगा और कत्वा में कभी भी उपसर्ग नहीं आएगा आगे। तो हमने ये पढ़ेंगे ल्यप, यानी यह शेष बचेगा, कर अर्थ है और ये भी भूतकाल में, और इसमें सेठ और अनिट का भी चक्कर नहीं है। सेठ यानी इट सहित, यानी जिन धातुओं में इट आएगा बीच में, इट ई शेष बच जाता है, वो भी सेठ। और अनिट बिना इट के यानी बिना ई के, जैसे पठित्वा में पठित्वा ई आया बीच में तो वो सेठ हो गई, ई आ गया उसके बीच में इट, और उसमें इट और अनिट था, इसमें इट और अनिट का आपको ध्यान नहीं रखना है। इसमें सीधा सिर्फ उपसर्ग के आगे धातु और यह अंत में जोड़ देना बस। जैसे प्र उपसर्ग हो गया, नम धातु हो गया और ल्यप प्रत्यय हो गया, तो प्रणम्य, ये न कौन है, क्यों हुआ? क्योंकि र के बाद हमेशा न को ण हो जाता है। र स और री, इन शब्दों के बाद न को अण हो जाता है। जैसे ऋण, ऋण बोलेंगे ऋण नहीं होगा, ऋण होगा। श कृष्ण, कृष्ण नहीं बोलते, हम क्या बोलेंगे? कृष्ण। रण, रण नहीं रण, रण इंग्लिश में बोल सकते हैं लेकिन हिंदी में र के बाद न को ण ही होगा, रण। तो र, श और री, ये नियम है, इन शब्दों के बाद हमेशा न को ण हो जाएगा। जैसे हरियाणा, तो हरियाणा तो वैसे बोल देते हैं हम अभी अंग्रेजी भाषा के अनुसार, लेकिन ये हरियाणा, र स और री, ये बीच में इनका भी नियम है कि कोई स्वर आ जाए, कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या ल हो तो भी न को ण होगा, बीच में ये आने से अंतर नहीं होगा। तो ये हमारा प्रणम्य, न को ण हो गया, ये धातु थी नम और ये ल्यप प्रत्यय का शेष था प्रणम्य। अब आ, गम और ल्यप, आगत्य, हम इसको आगम्य भी बोल सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा। आगत्य ये नियम के अनुसार हो जाता है, संधि के जो नियम है उनके अनुसार मैं को ये तय हो गया है आगत्य, आगम्य भी गलत नहीं होगा। अनुभूय, अनु उपसर्ग था, भू धातु थी और सिर्फ यह अंत में रख दिया, अनुभूय, यह जब प्रत्यय का हो गया, भू धातु गई, अनु उपसर्ग हो गया, अनुभूय। अब आ जाए अनुभूय का प्रकृति और प्रत्यय को अलग कीजिए, यानी धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखिए। तो आप क्या कर देंगे, अनु प्लस भू, यहाँ पे धन प्लस अनु प्लस भू प्लस ल्यप। हमने अलग करते समय ध्यान रखना कि सिर्फ यह नहीं लिखना, अलग करेंगे तो ल्यप लिखना है, अनु प्लस भू प्लस ल्यप, ये अनुभूय। जोड़ कर लिखेंगे तो ल और प एक खत्म करना है, लेकिन अगर विच्छेद करके लिखेंगे तो ल्यप पूरा लिखना है, फिर यह प्रत्यय नहीं लिखना। आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, आ दा य। अगर ध्यान रखना हम इसमें कर, अगर आदाय ये आ जाए कि जो आदाय है प्रकृति और प्रत्यय को यानी धातु और प्रत्यय को अलग करके लिखो। यदि आपने लिख दिया आ प्लस दा प्लस य तो गलत माना जाएगा, यह प्रत्यय नहीं ल्यप प्रत्यय लिखा जाएगा। अगर जोड़ना है तो ये खत्म हो जाएगा, आदा य। ठीक, अच्छा इसी प्रकार ये स्था धातु है, प्रउपसर्ग स्था धातु ल्यप प्रत्यय, प्रस्था य।
सम उपसर्ग पठ धातु ल्यप प्रत्यय, सम पठ है, ठीक है। सम उपसर्ग है, मैं हलंत है, पठ धातु है और यह प्रत्यय ये ल्यप प्रत्यय हो गया, सम पठ है। नी पा आकारांत धातु को ई हो जाएगा, पा धातु को पी। ये कत्वा का नियम भी है, जैसे पा धातु में कत्वा जोड़ेंगे तो पीत्वा, और ल्यप जोड़ेंगे तो उपसर्ग आगे उपसर्ग आ गया तो ल्यप ही जुड़ेगा, तो नी पी है। वी जी और आधा त और यह विजित्य। उत उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो उत्थाय। ये हमारा हुआ ल्यप प्रत्यय। इसके बाद हम अब जो अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय वो पढ़ेंगे। तो अब अगला प्रत्यय है हमारा तुमुन। तुमुन ये भविष्य काल में, जैसे हमने कत्वा और तुमुन पढ़े, वो कत्वा और ल्यप वो दोनों भूतकाल के लिए थे, और ये प्रिय छात्रों यह तुमुन प्रत्यय भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया ना, बच्चा विद्यालय में जाकर पढ़ता है, तो जाकर यानी जाना पहले होगा, पढ़ना बाद में होगा, तो जाकर वहां पे कत्वा आएगा। अगर हमने दो क्रियाएं करनी है, वही दो क्रिया है, दो वाक्य, उनका एक वाक्य बनाना है, तो जो क्रिया बाद में खत्म होगी उसमें तुमुन आएगा। जैसे मान लिया बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो इसमें पहले कौन सा क्रिया होगी, पहले विद्यालय में जाएगा और वो फिर पढ़ेगा। पढ़ने के लिए, तो पढ़ना इसमें बाद में होगा उसमें। तो जैसे बच्चा विद्यालय में जाकर पढ़ता है, तो जाना पहले होगा, ठीक है, उसमें तो कर अर्थ जहां पे आएगा कत्वा और ल्यप, और पढ़ने के लिए जाता है, यानी यहाँ पर के लिए अर्थ में तुमुन आएगा, और ये क्रिया बाद में होगी, पहले जाना होगा वहां फिर पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए। तो जहां के लिए अर्थ होगा, जो क्रिया बाद में खत्म होगी उसमें तुमुन प्रत्यय आएगा, और कत्वा और ल्यप वाली क्रिया पहले खत्म हो जाएगी कर अर्थ में, जाकर, खाकर, पढ़कर, फिर अगली क्रिया होगी, और इसमें के लिए, इसके लिए यह करता है। तो अब इसमें हमारा होगा, जैसे लिख धातु है, इसमें तुमुन, तुम शेष बचेगा, इसका मैं खत्म हो जाएगा और उ खत्म हो जाएगा, तुम मैं हलंत, सारी धातु के अंत में हलंत आएगा तुम। जैसे लिख धातु लिखना, तो लेखी तुम, यानी लिखने के लिए। नम धातु में तुमुन प्रत्यय, ई को ए क्यों हो गया, ये गुण ना, ई को ए प्लस ई आपने पढ़ा होगा, ए होता है, तो ई को ए गुण, ये लेखी तुम हो गया, ये संधि का नियम है। और नम प्लस तुमुन नन तुम। एक नियम हमने पढ़ा था कि जिस धातु के अंत में मैं है, यदि कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो मैं खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमुन में हमने यह ध्यान रखना, ल्यप में कुछ नहीं होगा, ल्यप में ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे प्रणम्य, तो उसमें मैं को मैं ही रहा, लेकिन तुमुन आगे आ गया तो मैं को न हो जाएगा, नन तुम। ये भी संधि का नियम है, मैं को न होना। जैसे गम, गम में भी मैं अंत में, तो गम तुम। पा तुमुन, पा तुम, पा धातु है, तुमुन का तुम शेष बच गया, पा तुम। अगर विग्रह कर इसको मान लिया कि धातु और प्रत्यय को अलग करना आ जाए, तो पा प्लस तुमुन, फिर तुमुन पूरा लिखना होगा। श्रु धातु को तुमुन, श्रो तुम, उ को ओ गुण, जैसे बेटा ई को ए होता है, उ को ऐसे ही ओ गुण होता है, श्रो तुम। दृष्ट तुमुन, द्रष्टुम, री को र हो गया, ये संप्रसारण वाले नियम में, और श को स हो जाएगा। जैसे तय आ गया ना, तय का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ये मूर्धन्य श आ जाएगा, द्रष्टुम, देखने के लिए। वद में तुमुन, वदी तुम, बोलना, वद धातु। वस में तुमुन रहना, वसी तुम। अर्च, अर्च यानी पूजा करना, पूजा अर्चना, अर्ची तुम। और गम में तुमुन, गन तुम। तो इसमें वो इट वाला नियम लगेगा, शेट का जो शेट का नियम बताया था आपने, लट और लेट जिनके एक समान चलते हैं, जैसे पठ में तुमुन, पठी तुम, क्योंकि लट और लेट एक जैसे चलते हैं, तो वो शेट और अनिट का नियम इसमें भी चलेगा कि जिनके लट और लेट लगातार चलते हैं उनके बीच में ई आ जाएगा।
पठ में तुम जोड़ेंगे तो पठ तुम नहीं, पठी तुम, क्योंकि इसके लट लकार और मृग लकार पठ धातु के एक समान चलते हैं तो इनके बीच में ई आएगा। तो अब हमारी ये तीनों प्रत्यय हो गए। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आप इसमें देखना, लगभग आपको सभी उदाहरण लिखवा दिए गए हैं। ये पहले कत्वा प्रत्यय के सभी उदाहरण हैं, फिर ल्यप प्रत्यय वाले हैं ये प्रणम्य प्रणम्य नमस्कार करके आगत्य आकर कर अर्थ में ही होंगे, यह शेष बचेगा। ठीक है, ये अनुभूय आदाय लेकर प्रस्थाय संपठ्य नीपीय विजित्य उत्थाय। अच्छा, इसमें आपको ये था ना, इसमें ये जो तय आया ये तुक का आगम होता है, तय आता है और उत्थाय में स खत्म हो जाता है, उत्थाय स का लोप होगा, उत उपसर्ग हो तो वो ये संस्कृत में सूत्र है, उदस्थास्तंभ एक सूत्र है, तो उसके अनुसार ये स खत्म हो जाएगा। और फिर ये तुम प्रत्यय के उदाहरण है आपके, सभी उदाहरण आपको ये जो बोर्ड है इस पर भी लिखवा दिए गए हैं और आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ लेना। प्रत्यय आपकी पृष्ठ संख्या 102 है, 102 और 103 पृष्ठ के ये सभी उदाहरण आप पढ़ना तथा अपनी जो आपकी फेयर नोटबुक है आप उसमें ये लिखना, लिखकर अभ्यास करना, जोड़ना। यदि आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे तो आप अन्य धातुओं के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब मान लिया आपने भ्रम धातु आ गई, जैसे भ्रम धातु में कोई आपसे पूछे कि आपको कत्वा प्रत्यय जोड़ना है तो आप क्या कर देंगे, भ्रमित्वा। अब कह दें कि धातु प्रत्यय को अलग करके लिखो तो भ्रम प्लस कत्वा, भ्रमित्वा। इसी प्रकार क्रीड में कत्वा, क्रीडित्वा, क्रीड प्लस कत्वा, क्रीडित्वा, खेल कर। तो आप कोई भी एक बार ये नियम पढ़ लिए, ऐसे ही हमने बस नियम पढ़कर याद रखना, कत्वा और ल्यप दोनों का एक ही अर्थ होता है, बस अंतर इतना होता है आगे उपसर्ग आए तो याद रखना ल्यप प्रत्यय होगा, वहां पर कत्वा नहीं आएगा, और यदि उपसर्ग नहीं है तो वहां पर कत्वा प्रत्यय होगा। दोनों कर अर्थ भूतकाल में, तुम भविष्यकाल के लिए आता है और इसका अर्थ होता है के लिए। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ आएंगे। फिर भी यदि किसी भी छात्र को कोई शंका है तो आप निसंदेह निसंकोच अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।